अभी तक आपने जर्नल के गोल्डन रूल्स पढ़े थे। जर्नल के गोल्डन रूल्स में आपको पता था कि जब हम जर्नल के गोल्डन रूल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, ट्रेडिशनल रूल्स भी बोलते हैं वो। उसमें आप क्या करते थे, उसमें ध्यान रखिएगा, मैंने तो आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में सिखाए थे, बट अब मैं आपको सिस्टमेटिक पैटर्न में बता रहा हूँ चीज़ें। अकाउंट्स के टाइप देखने पड़ते हैं। अगर आप बेसिक रूल्स या गोल्डन रूल्स या ट्रेडिशनल रूल्स पर जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। एक होता है पर्सनल अकाउंट, यस सर, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। एक होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नाममात्र खाता या अवास्तविक खाता। अब आपको इनके रूल्स समझने हैं। रियल अकाउंट के जो रूल होते हैं ना, तो वो मैंने आपको जो फर्स्ट रूल लिखवाया था जनरल का, वही रियल अकाउंट का रूल होता है। कमिंग थिंग शुड बी डेबिटेड, गोइंग थिंग शुड बी क्रेडिटेड। क्योंकि पेपर में 1 मार्क में ऐसे भी तो आ सकता है कि रियल अकाउंट का रूल लिखिए, तो वो एक्चुअली मैंने आपको पहले बिना अकाउंट के डायरेक्टली समझाया था, अदरवाइज आप थोड़े से टेंशन में आ जाते शुरू में। ठीक है, तो वो रूल जो है वो रियल अकाउंट का रूल है। कमिंग थिंग शुड बी डेबिटेड, गोइंग थिंग शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है बेटा, वो है गिवर शुड बी रिसीवर शुड बी डेबिटेड और गिवर शुड बी क्रेडिटेड। वो जो दूसरा रूल है ना, वो व्यक्तिगत खाते का ऋणी और धनी करने का नियम है। पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का रूल है। तीसरा जो रूल है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। वो जो थर्ड रूल है, इनकम्स और प्रॉफिट्स को आप क्रेडिट कर रहे होते हो और एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कर रहे होते हो। तो गाइज ये था एक ओवरऑल ट्रेडिशनल पैटर्न का, है ना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, डेबिट और क्रेडिट के लिए जो रूल्स है ना, वो एक्चुअली 2 अप्रोच पर है। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत। अब एक मॉडर्न अप्रोच भी आ चुकी है काफ़ी वर्षों पहले। मॉडर्न अप्रोच, जैसे पॉज करने बोलूँ, पॉज करना, पॉज का मतलब स्टॉपिंग पॉज। यस सर, दूसरी कहानी क्या है, अब अपन मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न अप्रोच में गाइस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 5 होते हैं। 5 तरह के खाते होते हैं। लिसन वेरी केयरफुली। एक होता है असेट्स अकाउंट, संपत्ति खाता। एक होता है लायबिलिटीज अकाउंट। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, हाँ, इनकम जैसे बोलते हैं। एक होता है एक्सपेंसेस अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक असेट्स अकाउंट, ये लिखें, एक असेट्स अकाउंट सबकी बुक्स में है, एक असेट्स अकाउंट, एक लायबिलिटीज अकाउंट, वीडियो में समय नोट नहीं करना है। असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, इनकम या फिर रेवेन्यू अकाउंट बोल सकते हो या प्रॉफिट अकाउंट भी बोल सकते हो उसको। और चौथा है आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंट, ठीक है ना। और 5वां जो है दैट इज कैपिटल अकाउंट। गाइज ये तो वही मॉडर्न अप्रोच में टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात में क्यों इनको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी मैं एंट्री जब आपको समझाने वाला हूँ वो ज़्यादातर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग होगी। तो मुझे आपको 1 से 2 दिन इनके कॉन्सेप्ट्स पे बात करनी है कि वो एंट्री कैसे ड्रॉ की गई है बाया मॉडर्न अप्रोच। अब जो एंट्रीज मैं बताऊंगा उनको ट्रेडिशनल अप्रोच से समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मॉडर्न अप्रोच को समझेंगे। तो पहले मॉडर्न अप्रोच के जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, इनके अंदर के जो रूल्स हैं वो समझने पड़ेंगे। जैसे भी पीछे बताए थे, रियल का क्या है, पर्सनल का क्या है और नॉमिनल का क्या है। अब ये 5 अकाउंट है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पता होगा असेट्स जो होती है उसका बैलेंस कौन सा होता है, नेचर क्या होता है उसका, डेबिट का। असेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट। मतलब असेट्स का जो नेचर है वो डेबिट साइड का रहता है। लायबिलिटीज का जो नेचर है वो क्रेडिट साइड का रहता है। इनकम का जो नेचर है वो क्रेडिट साइड का रहता है। आप लोगों ने ट्राई बैलेंस किया इसलिए आपको आइडिया होगा। अच्छा, एक्सपेंसेस और लॉसेस का नेचर जो होता है वो डेबिट साइड का होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है पूछना। और कैपिटल जो होता है वो भी एक तरीके की लायबिलिटी होती है, वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी जो लिखी रहती है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। जो बिजनेस के बाहर की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और जो बिजनेसमैन की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, जिनको ओनर इक्विटी भी बोलते हैं और कैपिटल भी बोलते हैं। तो 5 चीज़ें हो गई। यानी कि अब आपको मैं फिर से बताता हूँ, असेट्स का नेचर है डेबिट का, इनकम अकाउंट का नेचर होता है बेटा क्रेडिट का,
असेट्स अकाउंट का नेचर हो गया डेबिट का, लायबिलिटीज अकाउंट का नेचर हो गया क्रेडिट का, इनकम अकाउंट का नेचर हो गया क्रेडिट का, एक्सपेंसेस अकाउंट का नेचर हो गया डेबिट का, और कैपिटल अकाउंट का नेचर हो गया क्रेडिट का। ये 5 बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके सामने कोई भी एंट्री आएगी, कोई भी एंट्री, आपने सबसे पहले उस एंट्री को पढ़ के आपने ये समझना है कि उस एंट्री में ऐसे कौन से 2 अकाउंट हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आपने गुड्स खरीदे, मतलब बिजनेस ने 5000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए। बिजनेस ने बेटा जब 5000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हमें ये देखना है कि कौन से वो 2 अकाउंट्स हैं जो अटैच हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। एक तो कैश और एक परचेज है, 2 चीजें हैं जो 2 ऐसे अकाउंट्स हैं बेटा जो कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको सेकंड स्टेप पर क्या करना है, आपने इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अकाउंट्स है, जो मैंने आपको 5 अकाउंट्स बताए उनमें से किस अकाउंट की एग्जाम्पल है। जैसे एक मैंने भी आपको बताया कैश और एक बताया मैंने आपको परचेज। पहले कैश को लेते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई खुद से करना है कि कैश इज व्हाट फॉर बिजनेस। क्या कैश बिजनेस के लिए लायबिलिटी है? नो। क्या कैश बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है? नो। क्या कैश बिजनेस के लिए इनकम है? नो। ये आपको पता होना चाहिए, वो थ्योरी से आपको पता चलेगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपकी बुक में सेकंड चैप्टर है, वो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। और क्या असेट्स, क्या कैश आपके लिए फाइनली क्या है, दैट इज असेट्स फॉर बिजनेस। तो एक तो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया कि कैश कौन सा अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है। अब दूसरा स्टेप आपका क्या, अगले स्टेप में आपको अगला अकाउंट आइडेंटिफाई करना है परचेज। परचेज भी क्या है, बिजनेस के लिए एक तरीके का असेट्स ही है, क्योंकि जो गुड्स हैं वही बिजनेस के लिए असेट्स है। वैसे मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको एक्सपेंसेस बताया, चलो एक्सपेंसेस समझ लेते हैं। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। चलिए अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि एक तो इस एंट्री में असेट्स का अकाउंट है और दूसरा इस एंट्री के अंदर एक्सपेंसेस अकाउंट है। अब ये देखना है कि इनमें से किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो इन 5 अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के रूल मालूम है क्या है? अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं किसी ट्रांजैक्शन में बिजनेस के अंदर तो ये अपने ही नेचर में जाएंगी, और अगर ये चीजें किसी ट्रांजैक्शन में डिक्रीज हो रही हैं तो ये अपने से अपोजिट वाली साइड में जाएंगी। जैसे मैंने बताया ना कि असेट्स का साइड होता है डेबिट, लायबिलिटीज का साइड होता है क्रेडिट, इनकम का साइड होता है क्रेडिट, एक्सपेंसेस का साइड होता है डेबिट और कैपिटल का साइड होता है क्रेडिट। अब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा इनमें ये चीज़ें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही होंगी तो आपको उसको अपने ही साइड में रखना है, जो जिस साइड में होती है उसी साइड में उसको डालना है। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये डिक्रीज होती नजर आ रही है बिजनेस में तो आपको अपोजिट करके जनरल एंट्री ड्रॉ करनी है। जैसे इस वाले में हम एग्जांपल दे रहे थे, इसमें असेट्स हो गया कि कैश और एक हो गया एक्सपेंसेस। जब आपने गुड्स खरीदे हैं तो एक तो आपका कैश बिजनेस में से कम हो गया, यानी कि असेट्स डिक्रीज हो गई, और जब असेट्स डिक्रीज होती है असेट्स का साइड क्या होता है, डेबिट। अगर इंक्रीज हो रही होती तो सेम साइड पर रख रहे होते, डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट यानी कि क्रेडिट। यानी कि इस एंट्री में असेट्स जो कि कैश है वो तो जाएगी क्रेडिट में टू कैश। अब ढूंढना है डेबिट। अच्छा, जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपका खर्चा बढ़ रहा है बिजनेस में, है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं ना परचेज आपका गुड्स खरीदने, क्योंकि गुड्स आप रेगुलर बेचने के लिए खरीदते हो तो वो सब बेटा खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए जो किए जाते हैं। तो जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर, और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट का। इंक्रीज हो रहा है तो सेम साइड पे रहेगा, यानी कि इस एंट्री के अंदर एक्सपेंसेस जिसका नाम है यहाँ पर परचेज होगा डेबिट। तो फाइनल एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वैसे भी आप बना सकते थे रियल अकाउंट के बेसिस पर, बट ये तो मैंने एक इजी उसका एग्जांपल दिया था आपको। मैं एक्चुअली आपको इजी एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कैसे करना है। समझ में आया? फिर से एक सेकंड में रिव्यू दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगा उसको अच्छे से पढ़ करके आपको ये पता करना है कि कौन कौन से अकाउंट कनेक्ट हो रहे हैं, फिर उन अकाउंट का टाइप क्या है 5 में से, फिर वो इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस में या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम साइड वाले नेचर वाले साइड में डाल देना है। अगर कोई अकाउंट डेबिट का रहता है तो डेबिट में डालना है इंक्रीज के केस में, और अगर क्रेडिट डेबिट का रहता है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोजिट कर सकते हैं। ऐसे ही क्रेडिट में कोई अकाउंट क्रेडिट नेचर का इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे रहेगा, बट वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो अपोजिट यानी डेबिट साइड पे आ जाएगा, और उसके हिसाब से आपको एंट्री कर देनी है। बॉस फॉर बिजनेस बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस 1,25,000। आपने बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1,25,000 रुपए की, एंड एन एडवांस ऑफ 10,000
इज पेड टू मैसर्स रामजी लाल। मतलब इसका ये होता है कि आपने मशीन जो खरीदी बेटा वो उधार खरीदी, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आ रहा है कि एक एडवांस दिया है आपने। तो ऐसा कैसे हो गया, जब आप मशीन खरीदी तो पूरे पैसे दो, लेकिन वो कह रहा है कि कैश में आपने केवल अभी कितने पैसे दिए 10,000। तो इसमें या तो 2 एंट्री कर लो या फिर 1 एंट्री कर लो। पहले तो आप मशीन खरीदोगे तो एंट्री विल बी मशीन खरीदी तो मशीन आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टोटल वर्थ कितनी उसकी 1,25,000। अब क्रेडिट में क्या डालेंगे, जब आपने उसको पैसे दिए तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज है ना। अच्छा यहाँ पर आप जो वर्ड यूज करेंगे ना, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो एडवांस टू मैसर्स रामजीला। कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हो एडवांस, इससे पता रहेगा कि 10,000 रुपए हमने उसको एडवांस दिए और बाकी का पैसा इसका मतलब आपने अभी उसको नहीं दिया। तो जब हम किसी से उधार मशीनरी खरीदते तो गिवर का नाम क्रेडिट कर देते हैं, और गिवर कौन है, मैसर्स रामजीलाल। बट वो अमाउंट कितना आएगा, 1,25,000 नहीं आएगा, क्योंकि 10,000 रुपए तो चले गए ना, 1,15,000 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है परचेज्ड मशीनरी एंड पेड बाय चेक 20,000। आगे लिखा है एक्सपेंसेस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2,000। तो बच्चों एक रूल होता है, किसी भी असेट्स को खरीद करके जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करा देते हैं तब तक उसके सारे एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। जब तक कोई भी असेट्स आप परचेज करते हैं और उसको ला करके इंस्टॉल नहीं कर लेते हैं, रेडी टू यूज नहीं कर लेते है ना, तब तक कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस के नाम से ट्रीट नहीं किया जाता, वो जस्ट लाइक उसकी कॉस्ट में जोड़ा जाता है। इन अदर वर्ड्स कि उस एक्सपेंसेस की भी एंट्री वैसे की जाती है जैसे उस असेट्स को खरीदने की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर परचेज्ड मशीनरी खरीदी है चेक से, तो वो तो एंट्री आप कर ही लोगे, और आपने जो एक्सपेंसेस किए ना 2,000 के, तो इसकी भी जो एंट्री होनी है वो क्या होनी है, हमारा मशीन खरीदने की एंट्री होनी है। तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये थोड़ी चेक से दी है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते हैं 2000। यस यस, ठीक है, पॉज कर ले भाई, कर ले, बता तो रहा हूँ। ओके ओके, हाँ देखिए नेक्स्ट है चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो सबसे पहले आपने इसको मतलब पहले आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। मशीनरी पर हिरास लगाया गया, पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ, सपोज मैडम आज आपने एक एक्टिवा खरीद के लाई 1 लाख रुपीस की, आप उसको 1 साल चलाओगी तो क्या 1 साल चलाने के बाद आप उसे 1 लाख रुपए का बेच लोगे? बिल्कुल नहीं बेच पाओगे। ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए की, 70,000 रुपए की बहुत सी कंडीशन में है, तो है ना। तो वो जो कीमत उसकी जो उसको यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आया है, जो कमी आई है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली है क्या। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर बिजनेस, बिकॉज कोई भी फिक्स असेट्स ये हमेशा फिक्स्ड असेट्स पर चार्ज किया जाता है। व्हाट इज फिक्स्ड असेट्स, वो आप सेकंड चैप्टर में पढ़िएगा। सेकंड चैप्टर आपका सबसे बड़ा दोस्त है आपकी बुक का, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। पूरी अकाउंटेंसी में जो टर्म यूज हो उनकी डेफिनेशन समझाएंगे उसमें, है ना। तो जो हमारी फिक्स असेट्स होती है जो बिजनेस में परमानेंट रहती हैं, तो जो हमारी असेट्स हैं उन पर लगता है डेप्रिसिएशन। तो अब हमें इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनानी है। तो ये समझ में आ गया कि मतलब क्या है कि हमारी एक मशीन है जिस पर हमने 1,000 रुपीज का डेप लगाया है, मतलब उसकी कीमत 1,000 रुपए कम हो गई है। अब गाइस देखो इस वाली एंट्री को इसे बोलते हैं गाइस, दिस इज बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो ये एक प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री है, समायोजना की प्रविष्टि है। अब इसको करना कैसे होता है, पहले आपने क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच से जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं सबको मॉडर्न अप्रोच से करना होगा। तो माइंड क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आपको पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एंट्री में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से दो अकाउंट है जो कनेक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है। अच्छा, दूसरी चीज मशीनरी बिजनेस के लिए क्या है गाइस, असेट्स। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, लॉस एक्सपेंसेस, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर लिए। तीसरी चीज, मशीन पर जब डेप लगेगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी बिजनेस में कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया। डेप्रिसिएशन एक लॉस है, पहले नहीं था, मशीन पर लगने के कारण क्रिएट हो गया, तो ये लॉस बिजनेस में निकल के आ गया ना, तो इंक्रीज हुआ ना बिजनेस के अंदर, क्रिएट हुआ ना एक लॉस। तो यानी यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है,
और मशीन अकाउंट हमारा मतलब असेट्स अकाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। और आपको रूल बताया अभी मैंने आपको, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट होता है, क्योंकि असेट्स का नेचर होता है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट करेंगे यानी कि क्रेडिट। तो असेट्स डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी, यानी कि यहाँ पर मशीनरी होगी क्रेडिट, और डेबिट में क्या जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। याद कर लेना मॉडर्न अप्रोच के ये रूल लिखे हुए हैं, इंक्रीज डिक्रीज के, ये पांचों रूल है, समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो डिक्रीज इन असेट्स हुआ है और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हुआ है। और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट कर रहे होते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर बेटा डेबिट। और डिक्रीज इन असेट्स हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट। फाइनल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। चेक कर सकते हो सॉल्यूशन बॉक्स। नेक्स्ट गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। यस, ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। अब इसको भी हमें मॉडर्न अप्रोच से समझ लेना चाहिए। देखिए ये भी एक तरीके की एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में पे किया। देखिए आप अगर करंट ईयर से रिलेटेड, जिस ईयर में आप बिजनेस कर रहे हो उस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हो तो बहुत सिंपल एंट्री हो जाती है। बट आप अगले साल का कोई खर्चा अभी से कर दे रहे हो तो उसे बोलते हैं कि आपने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए। तो यहाँ पर आपने अगले वर्ष के नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आपने देना है, बीमे की जो किस्त भरनी है वो अभी से दे दिए। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, एक तो कैश का अकाउंट करेक्ट हो रहा है क्योंकि पैसे जाएंगे ना जेब में से, एक तो कैश का अकाउंट करेक्ट हो रहा है, एक प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम है ना, प्रीपेड भी बोल सकते हैं और एडवांस भी। वी विल नॉट कॉल इट इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्चुअली वी विल कॉल इट prepaid insurance premium because insurance premium is connected with current year and the expenses which is related with next year is termed as prepaid or in other word advance. तो you may call it advance insurance premium और prepaid insurance premium। तो यहाँ दो अकाउंट कनेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का अकाउंट कनेक्ट हो रहा है और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट कनेक्ट हो रहा है। अब दूसरा आपने ये देखना है कि ये दोनों अकाउंट्स किस नेचर के हैं। देखिए कैश भी हमारी असेट्स है और जब हम कोई एक्सपेंसेस एडवांस में करते हैं, एक्सपेंसेस नहीं रहा वो हमने एडवांस में किया तो हमारी असेट्स ही होती है। तो यहाँ पर दोनों असेट्स के अकाउंट है। अब ये देखना है कैश दे रहे हैं तो हमारा असेट्स यानी कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक तरफ तो हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है और हमारी एडवांस में हमने किसी को पैसे दिए तो हमारी प्रीपेड वाली असेट्स क्रिएट हो गई है ना, एडवांस में जो पैसा दिया वो क्रिएट हो गया, एक असेट्स एक टर्म क्रिएट हो गया। तो एक तरफ हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन असेट्स होती है डेबिट रूल के अकॉर्डिंग और डिक्रीज इन असेट्स होती है क्रेडिट। तो जो असेट्स हमारी इंक्रीज हुई है जो कि प्रीपेड है तो वो तो होगी डेबिट यानी एंट्री हो गई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और डिक्रीज इन असेट्स यानी हमारा कैश डिक्रीज हुआ है तो टू कैश अकाउंट। फाइनल एंट्री क्या बनी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस पेबल और लोन गाइस टर्म अच्छे से देखिए, पेबल इसको हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में कुछ ऐसे लिखा होगा, ऋण पर ब्याज देय, अदत्त ब्याज, ठीक है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी होगी। तो ऋण पर ब्याज देय, देखिए वहां पेड वर्ड नहीं लगा है, पेबल वर्ड लगा है। तो पेबल है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है कि ये काम अभी हमें करना है, हमें पैसे देने हैं। तो ये इसका मतलब हो गया कि आपको करंट ईयर में आपने सामने वाले से खर्चा करा लिया है पर अभी आपने उसका पेमेंट नहीं करा। तो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट है जो कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, एक तो एक्सपेंसेस तो आपने करा लिया ना, खर्चा तो आपका हो गया ना, बस जेब से पैसे ही तो जाने बाकी है। तो एक तो एक्सपेंसेस का अकाउंट कनेक्ट हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना वो हमारे लिए खर्चा होता है, और दूसरी तरफ पे नहीं किया आपने, पे कर दिया होता तो कैश कनेक्ट होता, पे नहीं किया पे करेंगे तो आपकी लायबिलिटी कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कनेक्ट हो रहे हैं, उस लायबिलिटी का नाम होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर दो अकाउंट कनेक्ट हो रहे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट कनेक्ट हो रहा है और दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये दोनों क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। अब हमें देखना है, देखिए खर्चा तो हुआ है ना तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। और अब पीछे जो रूल आपके लिखे हुए हैं, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप कहां डालते हैं, क्रेडिट में। तो ये आप आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम को तो डालेंगे क्रेडिट में, और आपका एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो कहां डालते हैं,
डेबिट में, तो एक्सपेंसेस का नाम था इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप एंट्री फाइनली क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्यों डेबिट किया गया, क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को क्यों क्रेडिट किया गया, क्योंकि लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, स्टार्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, 50,000 रुपए लिस्ट प्राइस होता है एमआरपी, अंकित मूल्य, है ना। हमने गुड्स खरीदा है रोहन से जिसकी कीमत, मतलब जिसका लिस्ट प्राइस, जो उसका प्रिंटेड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, वो है 50,000। ये आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। तो हमेशा याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेशन में कम किया जाता है, एंट्री में कहीं नहीं दिखाया जाता। डिस्काउंट समझ के पागल से मत हो जाना कि डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे वर्ड आप यूज कर लें, बिकॉज वो वर्ड्स कैश डिस्काउंट के लिए होते हैं, ना कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट को आपने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन में कम कर देना है। इन अदर वर्ड्स 50,000 का 10% आप जब निकालेंगे दैट इज 5,000, 50,000 में से 5,000 को आप माइनस कर देंगे दैट इज 45,000। तो एंट्री विल बी 45,000, 45,000 रुपए की एंट्री होगी और बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी। गुड्स उधार में परचेज किए हैं रोहन से, है ना। और आप चाहे तो नरेशन में इस बात को बोल सकते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मुझे पता है तो क्या पूछा, वो यही पढ़ता है। नेक्स्ट है रिटर्न्ड गुड्स टू रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000, रिटर्न्ड गुड्स टू रोहन। अच्छा, इसमें एक बात बहुत शानदार होती है कि कभी भी एक रूल अपने आप से याद रखना है बेटा, कभी भी आपने कोई भी गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदे हैं उधार, और अगर उन गुड्स की वापसी हो रही है, खरीदे हैं या बेचे हैं, अगर उन गुड्स की आप वापसी कर रहे हो, मतलब उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, डिफेक्टिव गुड्स है, उसमें से थोड़े बहुत गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो या फिर थोड़े बहुत गुड्स आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि रिटर्न के केस में, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न के केस में भी ऑटोमेटिकली ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सामने वाले से ट्रांजैक्शन डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो वो चीज रिटर्न का मतलब होता है कि कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब उस ट्रांजैक्शन का कैंसिलेशन होगा तो वो भी डिस्काउंट पर ही तो एप्लीकेबल होगा, भले ही हमने पूरे अमाउंट का नहीं करा, थोड़े से अमाउंट का किया है। तो हमेशा से याद रखना है, जैसे इसमें है कि आपने रोहन को 2,000 रुपए लिस्ट प्राइस के, बस वर्ड देख लेना, लिस्ट प्राइस वहां जरूर लिखा हो, 2,000 रुपीज का लिस्ट प्राइस पर आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो इसका मतलब ये 2,000 से नहीं होगी एंट्री, 10% एप्लीकेबल करके माइनस करके 1,800 रुपए से गुड्स रिटर्न करने की एंट्री होगी। और वो सब बच्चे जानते हैं गुड्स रिटर्न करने की बहुत। दो तीन बेहतरीन चीजें सीखनी और समझनी है ना। मैं आपको तीनों चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और नोट कुछ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो सारी चीजें रिकॉर्ड आप घर पर जाकर के देख करके खुद से नोट्स बना सकते हो ना। गाइस 3 से 4 पॉइंट्स में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइप का स्लॉट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एंट्रियों का। देखिए, जैसे एक इसमें पॉइंट है बॉट फॉर गुड्स, बॉट फॉर कैश, फॉल्स। अब अगला वाला जो पॉइंट है गाइस, वो देखो ऐसे ही सेल का कांसेप्ट है, ऐसे डिस्काउंट का कांसेप्ट अपने आप करना है ना। अब मैं जो कनेक्टेड टॉपिक कराने जा रहा हूँ 30 और 31 डेट का, वो सुनिए ध्यान से। अब एक एंट्री आपकी शुरू हो रही है, परचेज्ड फ्रॉम रजनी भाई, ठीक है, गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। मतलब हमने उनसे गुड्स खरीदे हैं 12,000 रुपए के, जिसमें 10% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है और 10% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है। यानी कि रजनी भाई से ये शर्त थी कि भैया 10% तो हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे ही देंगे आपको, लेकिन अगर आप हमें कैश में पूरा पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 2% का कैश डिस्काउंट और देंगे। लेकिन हुआ क्या, कैश वाज पेड अप टू 50% ऑफ द अमाउंट। रजनी भाई केवल 50% पैसा ही दे पाए। तो गाइस इसमें दो एंट्री है, आधा उधार और आधा नगद। समझ में आ रहा है? तो पहले तो उधार और नगद की एंट्री समझो। जब आप किसी से गुड्स नगद में खरीद रहे होते तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी तो मिलेगा ना कैश दोगे तो। आप एक चीज देते तो दूसरी चीज रिसीव होती है। और जो उधार में एंट्री करोगे वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी भाई, है ना। अब हम दोनों को एंट्री को मर्ज करके एक साथ करेंगे, दोनों जगह परचेज डेबिट हो रहा था तो कंबाइंड एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू रजनी भाई।
मेरी बात समझ में आ गई। अब मेन पॉइंट ये है कि इसमें अमाउंट कैसे फिल करना है। देखिए मैंने आपको बोला था जो लिस्ट प्राइस है उस पर अगर आप परसेंटेज को कैलकुलेट करके माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो सेल या परचेज के सामने रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा लिस्ट प्राइस 12,000 है, 12,000 का 10% अगर हम घटाते हैं तो वो आता है 1200, 12,000 में से 1200 घटाते हैं तो वो बचा 10,800 रुपए। ये 10,800 रुपीज आपको परचेज के आगे रखने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कितने रखने बच्चों, 10,800 रुपए। ये देख सकते हैं परचेज के आगे रखेंगे 10,800। अब ये देखना है, अब इस 10,800 को 50-50% में कन्वर्ट करना है, यानी 2 का डिवाइड लगा दीजिए या फिर इसका 50% निकाल दीजिए। सबको आता होगा 10,800 का 50% निकालेंगे तो 5,400 आएगा। देखो 5,400 बच्चों याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट केवल और केवल तभी दिया जाता है या लिया जाता है जब कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा हो। तो रजनी भाई से जो हमने उधार में खरीदी है 50%, उसमें तो कोई कैश है नहीं, तो 8,000 जो 5,400 आया है आधा उधार वाला वो तो रजनी भाई के आगे रख दीजिए क्रेडिट में। देख सकते हो रजनी भाई के आगे रखा हुआ है क्रेडिट में 5,400। अब रह गया 5,400, उसमें आपको 2% का डिस्काउंट देना है, तो 5,400 का 2% निकालिए, जो आएगा आप उसको डिस्काउंट के आगे रख देंगे। बाकी 5,400 में से वो डिस्काउंट घटा लेंगे तो बचा हुआ अमाउंट आप कैश में पे करेंगे, कैश के आगे रखेंगे। यानी 5292 आप कैश के आगे रखेंगे और 108 आप डिस्काउंट रिसीव के आगे रखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बॉस। एडजस्टमेंट एंट्रीज को समझ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हम समझा चुके हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री अब आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी गाइस। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस की 2 एंट्री होती है। पहले होती है अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से आपको सुनना और समझना है, वहां कुछ और बताई थी मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री, यहाँ मैं कुछ और बता रहा हूँ और उसके पीछे मैं आपको वजह भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री होगी जो भी पीछे बताएगी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और हमारा कैश जा रहा है तो एसेट्स डिक्रीज हो गई टू कैश। जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को पेड लिखा हुआ है वहां पर क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसका लॉजिक मैं पीछे समझा चुका हूं, वीडियो में देख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल इतना लिखा हुआ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके रिटन ऑफ की एंट्री करनी है। मतलब जितनी भी चीजें होती है उनको रिटन ऑफ करना जरूरी होता है। तो जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो उसकी एंट्री केवल प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, उसकी एंट्री आप करते हैं जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो एक तो आपने क्या करना है कि जो आपका एक्सपेंसेस था वो पहली बात तो एक्सपेंसेस है ही नहीं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि वो खर्चा जो करंट ईयर का नहीं है बल्कि नेक्स्ट ईयर का है। अब बात समझो मेरी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो एक्सपेंसेस मतलब अगर आपका लिखा हुआ है कि आपने 500 रुपए प्रीपेड कर दिए तो अब उसकी एंट्री क्या करोगे, उसके मतलब उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे भाई। जो एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस जब होगा ना जब वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा। ये तो मैंने एक तरीके से एडवांस दे दिया है, तो मैंने अननेसेसरी जो अपने यहाँ पर एक्सपेंसेस बना के पहले से रखा हुआ था, भाई मैंने 10,000 रुपए की सैलरी एडवांस में दे दी तो मैंने उसको एक्सपेंसेस बना दिया था ये सोच करके कि ये तो सैलरी थी। बाद में मुझे पता चला यार ये तो प्रीपेड है। अब इसका सुधार कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है मुझे कि उस जो एक्सपेंसेस को मैं क्रिएट करके बैठा हूँ उसको मुझे खत्म करना है, यानी कि डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस का पीछे रूल होता है कि उसे क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए एक्सपेंसेस को तो आप क्रेडिट करेंगे। जैसे एक्सपेंसेस का कोई भी नाम ले लो, जैसे इसमें लिया गया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो इसमें क्रेडिट होगा। फिर डेबिट क्या होगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस ना होकर के हमारी एसेट्स बन गया, क्योंकि हमने अगले वर्ष के लिए और एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको आप डेबिट करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। तो फाइनली एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। वहां पर थी प्रीपेड करने की और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस आपने कर दिया है बाद में आपको पता चला है, अभी आपने उसको एक्सपेंसिव टर्म कर लिया, इसमें और उसमें फर्क है। वो है प्रीपेड में खर्चा करने की, आपको पहले से पता है कि आप प्रीपेड में खर्चा कर रहे हो तो उसकी वो जनरल एंट्री होगी जो पहले सिखाई थी। अब आपका क्या है कि आप खर्चा कर चुके हो, बाद में आपको मालूम पड़ रहा है, फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद या फाइनल अकाउंट के बाद आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई यार ये तो खर्चा इस साल का था ही नहीं, तो अगले वर्ष का था, हमने अभी से कर दिया। तो उसकी एंट्री है ये कि जो एक्सपेंसेस है जो कि करंट ईयर का है ही नहीं, प्रीपेड है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करें। तो उस एक्सपेंसेस को डिक्रीज करो क्योंकि वो एक्सपेंसेस है ही नहीं। डिक्रीज करने के लिए एक्सपेंसेस को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए एक्सपेंसेस किया गया क्रेडिट और असेट्स क्रिएट कर दो, क्योंकि हमने जो पैसा दिया वो असेट्स मान लेते हैं, तो असेट्स अपनी डेबिट हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा डेबिट। ये